नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार सिंह। आज के मेहमान विचित सर, शादाब जी और अखिलेश सर, आप सभी का स्वागत है। सर, आज एक महत्वपूर्ण बिल जो पेश हुआ है संसद में, उसका नाम है वक्फ अमेंडमेंट बोर्ड का बिल जो है आज सरकार ने पेश किया और किरण रिजिजू जो मंत्री हैं अल्पसंख्यक मंत्रालयों के, उन्होंने पेश किया। इस बिल की चर्चाएँ भी हैं, साथ में विरोध भी है। विरोध खासकर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, एनसीपी और जो तमाम अपोजिशन है वो कर रहा है, लेकिन बीजेपी, जेडीयू समेत जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो उसका समर्थन कर रहे हैं। वक्फ इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि थर्ड एंटिटी है सबसे ज़्यादा, जिसके बाद ज़मीनें हैं पूरे देश भर में, डिफेंस और रेलवे के बाद। बात यह है कि इसको लेकर विवाद क्यों है? संपत्ति सरकार की होती है वक्फ बोर्ड की। कहते हैं कि एक बार जिसने जो संपत्ति पे वक्फ ने कह दिया कि वक्फ की, तो हमेशा के लिए उसकी हो जाती है। और 13 में ये कानून खुद कांग्रेस ने बनाया था, अब उसका वो विरोध कर रही। पहला थोड़ा सा बेसिक समझा दीजिए कि वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं उसको लेकर इतना विवाद क्यों होता रहता है? आए दिन हम सुनते हैं कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को लेकर विवाद है, चाहे उत्तर प्रदेश का मामला हो, चाहे तमाम प्रदेशों में वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर काफ़ी विवाद होता है। बिल्कुल अश्विनी, और जैसा आपने बताया कि अपना प्रोग्राम का नाम ही इलेक्शन कैफ़े है। हाँ सर। तो ये इलेक्शन चूंकि होने जा रहे हैं, जी आप भी कुछ बोल रहे थे। जी जी नहीं, आप बोल लीजिए सर। ये ये इसका नाम बदल गया है, तो इनको NDTV बताना इलेक्शन चाहिए कैफे। कि एनडीटीवी भी जुड़ गया है अब इसमें। हाँ, तो एनडीटीवी इलेक्शन कैफ़े, वही इलेक्शन इसमें आ रहा है। तो इसी में अपने नाम में ही इस सवाल का भी, सारे सवाल का कि ये बिल क्यों आया, ये टाइमिंग क्यों है, इस सब में छुपा हुआ है। जी क्योंकि इलेक्शन अभी 3 राज्यों के होने वाले हैं। हाँ सर। झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा के। उससे पहले जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर का भी हो सकता है। हो सकता है। तो इसलिए 3 तो पक्के की होना ही होना है। जी। तो उन्हीं के मद्देनजर आप कह सकते हो कि ये बिल आया है, टाइमिंग इसकी ये है। अब जहाँ तक इस सवाल का है कि वक्फ प्रॉपर्टी क्या होती है और वक्फ को लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है। वक्फ आप जानते हैं कि जो एक्सक्लूसिवली ये मुस्लिम समाज के लिए ज़मीनें होती हैं, जो कि रिलीजन के लिए मानी जाती है कि रिलीजन के लिए ज़मीनें हैं। जी। इनका इस्तेमाल सरकार नहीं कर सकती है। सरकार किसी भी सूरत में इन पर नहीं कर सकती। और ये प्रॉपर्टीज जो लीज पर जाती हैं, अच्छा। तो लीज पर दिया जा सकता है। लेकिन इसमें विवाद इस बात का आता है कि क्या कोई भी संपत्ति वक्फ की हो सकती है, क्योंकि ये जो फहरिस्त है, जैसा आपने खुद बताया कि डिफेंस और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज अगर देश में किसी की, तो वक्फ की है। जी। और अगर पिछले 10-12 साल का अगर आप आंकड़ा देखें तो कई गुना बढ़ोतरी हुई है। की ज़मीन में देश भर में हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि 2013 में जो कानून में संशोधन किया गया, वैसे तो कानून बहुत पुराना है, जी जी। लेकिन 2013 में संशोधन करके सेक्शन 40 जोड़ा गया। उसमें ये अधिकार दे दिया गया वक्फ बोर्ड को कि वो किसी भी ज़मीन को वक्फ लैंड घोषित कर सकते, बता सकते हैं। अच्छा। अब उसमें एक लंबी फहरिस्त है। एक मेरे ख्याल से सूरत का है, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस है, उसको बोल दिया कि ये वक्फ की लैंड है। तमिलनाडु में एक गांव है, पूरा का पूरा वो हिंदू मेजोरिटी गांव है, लेकिन उसको वक्फ की ज़मीन बता दिया गया। तो ये विवाद होते हैं। एक शिकायत ये भी आती है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है जी। उस पर संचालन करने में और फैसले लेने में कुछ लोगों का कब्जा है। तो ये भी एक दिक्कत आती है। और कहा जाता है कि इस कारण भी मोनोपोली बन गई। सरकार की मंशा ये है, जो कह रही है सरकार की, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसमें भी कहा गया कि वक्फ में सुधार होना चाहिए। अब उन्होंने सेक्शन 40 को अबॉलिश करने का संशोधन इसमें लेकर के आए, यानी वक्फ बोर्ड के पास ये अधिकार नहीं हुआ कि वो किसी प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी कर घोषित कर पाए। कलेक्टर जो होंगे वो रेवेन्यू कमिश्नर की जो पावर्स होती है वो कलेक्टर में निहित होके कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर असाइन कर सकते हैं और वो इस पर फैसला करेंगे। इस पर दूसरा विवाद इस बात पे हो रहा है। तीसरा विवाद इस बात पे हो रहा है कि जो वक्फ काउंसिल है और वक्फ बोर्ड स्टेट पे और वक्फ काउंसिल नेशनल लेवल। जी जी। वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में महिलाओं को शामिल करना और नॉन मुस्लिम, तो फिर विरोध नहीं है, लेकिन गैर मुस्लिमों को शामिल करना, जी, इस बात को लेकर के विरोध है। आज संसद में भी इसी बात पर विरोध किया गया। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर के लगातार विरोध हो रहा है मोटे तौर पर। मोटे तौर। शादाब जी, हम सब जानते हैं, सुने हैं वक्फ के बारे में काफ़ी समय से, क्योंकि आप मुस्लिम समाज से आते हैं। मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि आप मुस्लिम समाज से आते हैं, क्योंकि आप इन चीज़ों को अच्छा समझते हैं और शायद दर्शकों को आप समझा पाएँ कि अगर इसमें बदलाव किया जाए, कि ये कहा जाए कि वक्फ जो सर ने बताया कि जो संशोधन 40वां नंबर का है उसको हटाने की सरकार मंशा है, नॉन मुस्लिम लोगों को उसमें जोड़ा जाए, जो जिस पे वो वक्फ अपना अधिकार जमा देता है वो ज़मीनें उनकी हो जाती हैं। इसको लेकर पॉलिटिसाइज जो मामला हो रहा है ना, उसके पीछे क्या राजनीति नज़र आती है? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि जो वक्फ की ज़मीनें ये क्या होती है। देखिए, वक्फ मतलब होता है कि आप दान कर दें। अगर ये एक उर्दू अरबी शब्द है, तो इसमें क्या है कि ये जितनी भी वक्फ की ज़मीनें हैं ये मुस्लिम व्यक्तियों द्वारा दान की गई है। जैसे मान लिया सपोज किया मेरे पास 5 एकड़ लैंड है उदाहरण के तौर पर, तो मैंने 4 एकड़ लैंड अपने बच्चों में बांट दिया और 1 एकड़ मैंने कहा कि मैं ईश्वर के नाम पर इसको वक्फ कर देता हूँ। अच्छा। तो अब सवाल ये कि वक्फ की लैंड कहाँ जाएगी? तो वो कहते हैं कि भाई जो मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए आप इसका इस्तेमाल करिए।
तो तकरीबन जो है 18,60,000 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ देश में हैं वक्फ की। पुराने ज़माने में जब मुग़लों का राज था, जो नवाब हुए, उन्होंने बहुत सी प्रॉपर्टीज़ दान की है। अगर आप भोपाल जाएं, लखनऊ जाएं, तो आपको बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी जो कि वक्फ की है, और वो प्रॉपर्टीज़ मेन मार्केट प्राइम लोकेशंस पे, हाँ सही बात है। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि अगर आप आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा मिलेगा कि वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पे जो दुकानें बनी हैं, उसमें ज़्यादातर जो दुकानदार हैं वो नॉन मुस्लिम हैं। अब जैसे आप लखनऊ जाइए तो लखनऊ में हजरतगंज में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी वक्फ की है, लेकिन कब्जा कुछ और लोगों का है। तो इसको लेकर एक वक्फ बोर्ड बनाया गया। तो वक्फ बोर्ड का काम यह था कि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी देखभाल करना, उनका किराया वसूलना और उनकी मरम्मत करना। बहुत सी मस्जिदों, आप देखेंगे बहुत से राज्यों में जो मस्जिदों के इमाम होते हैं, उनको जो सैलरी है वो वक्फ की प्रॉपर्टी से जाती है। मतलब जैसे वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, उन्होंने किराए पे दी, जो किराया आया उससे इमामों की सैलरी चली गई। अच्छा। देखिए, इसमें विवाद ये हो रहा है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे अगर कोई विवाद होता है, सपोज किया कि जैसे मान लिया मैंने वक्फ कर दिया 1 एकड़ लैंड, कल को एक मेरे रिश्तेदार हैं वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि नहीं ये इसको तो हमारा भी हक है, तो लोग कोर्ट में चले जाते हैं। तो ये जो कहते हैं ना कि इतने मुकदमे हैं, वो मुकदमे इसलिए हैं कि किसी ने वक्फ किया तो विवाद हो जाता है। उनके नाते रिश्तेदार, बच्चों के बच्चे, कोई ना कोई कोर्ट चला जाता है और कहता है कि नहीं इसमें हमको हिस्सा मिलना चाहिए, मेरे दादा तो गलत तरीके से वक्फ कर गए। तो वो केसेस की संख्या बढ़ गई है। तो उसमें क्या है कि एक वक्फ ट्रिब्यूनल बना हुआ था, जिसमें कि जैसे अगर हम कोर्ट में जाएंगे तो पहले हम ट्रिब्यूनल में जाएंगे, तो ट्रिब्यूनल ये डिसाइड करेगा कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो सचमुच आपकी है कि नहीं है। अब सरकार ये कह रही है कि नहीं, आप ट्रिब्यूनल को वो जज उसको पावर देना चाहते हैं डीएम को, वो डीएम को कंसोडियन बनाना चाहते हैं। देखिए, विवाद जो ये हो रहा है, जो अपोजिशन पार्टीज़ का जो विरोध है, जैसा कि अखिलेश जी ने भी कहा कि जैसे मान लिया डीएम है, तो देखिए डीएम अगर कंसोडियन बनता है तो उसमें विवाद कहाँ हो सकता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज किया कि कोई प्रॉपर्टी है, उस पर सरकार ये कह रही है कि नहीं ये तो सरकारी ज़मीन है, वक्फ बोर्ड ये कह रहा है कि भाई हमारे पास तो कागज़ है, ये फलां साहब है वो वक्फ कर गए हैं, तो ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो जब उसमें विवाद होगा तो जो डीएम होता है, वो आमतौर पर जिसकी सरकार होती है वो डीएम अपॉइंट करती है, तो डीएम उस ज़मीन पे सही फैसला नहीं ले सकता है, यानी निष्पक्षता के साथ फैसला नहीं ले सकता है। अच्छा। ऐसा वक्फ बोर्ड के जो लोग समर्थक है वो ये मानते हैं कि आप किसी सरकारी मुलाजिम को उसका कंसोडियन मत बनाइए, ये जो अधिकार है वो वक्फ ट्रिब्यूनल के पास रहना चाहिए। दूसरी बात, अखिलेश जी ने भी एक बात कही कि भाई 2 महिलाओं को नामित करना चाहते हैं इसमें, तो देखिए उसमें तो कोई विरोध नहीं है। अभी भी जो नियम है उसमें वक्फ में महिलाएं भी नामित हो सकती हैं, सरकार चाहे तो कर दे। उसमें तो जो अपोजिशन कर रहे हैं, वो जो खिलाफत कर रहे हैं, वो भी विरोध नहीं कर रहे हैं। मैं आपको और बताऊं कि ये नॉन मुस्लिम वाला एक है, उसमें क्या हाँ, उसमें विवाद ये हो रहा है कि जो जैसे अभी मैं अरशद मदनी का एक बयान सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि भाई देखिए, ये चूँकि मुस्लिम लोगों द्वारा दान की गई ज़मीन है, इसमें किसी और ने दान किया नहीं है, कोई इसमें सरकारी ज़मीन नहीं है, ये सिर्फ मुस्लिम के वेलफेयर के लिए है, और ये अल्लाह के नाम पे ये ज़मीन दान की गई है, ऐसा वो लोग मानते हैं, बताते हैं। तो उसमें ये कह रहे हैं कि जैसे मान लिया SGPC है, जैसे जो सिखों की ज़मीनों का प्रबंध करती है, या गुरुद्वारा कमेटीज़ जो होती हैं, या जैसे 4 धाम समिति है जो कि इस तरह के धार्मिक मामलों को देखती है, तो 4 धाम समिति में कोई मुस्लिम नॉमिनेट नहीं होता है, या SGPC में कोई मुस्लिम नॉमिनेट नहीं होता है, उसका कोई काम नहीं है वहाँ पे। तो ये जो इसके मुखालिफ हैं वो ये कहते हैं कि चूंकि जब ये एक मुस्लिमों की प्रॉपर्टी है, मुस्लिम ने दान दी मुस्लिम के वेलफेयर के लिए, तो इसमें किसी और का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। उनका डर एक इस बात का भी है कि चूंकि जो सरकार रहेगी वो पॉलिटिकल लोगों को नामित कर देगी। जैसे मान लिया कहीं भाजपा की सरकार है, कहीं सपा की है, कहीं किसी और दल की है, तो वो अपने लोगों को नामित कर देगी, तो वो आदमी व्यक्ति आएगा तो विवाद पैदा होगा। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है। ठीक, विचित सर, सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर एक बात की काफ़ी चर्चा है कि कहा जा रहा है कि ये जो वक्फ बोर्ड बिल लाया गया, अमेंडमेंट बिल, कह रहे हैं कि मोदी सरकार का सबसे अच्छा बिल कोई लाया गया है तो यही बिल है, जिसकी बहुत समय से ज़रूरत थी। तो 10 सालों में जो नहीं हो पाया वो अब जाके तीसरे कार्यकाल में पूरा हो रहा है। सवाल ये है कि इस पर पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा अटैकिंग होना पड़ रहा है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम वाला मामला आ गया, चुनाव भी नज़दीक हैं। आपको क्या लगता है कि सच में ये ऐसा बिल है जो तीसरे टर्म में, जहाँ पे सरकार की मेजॉरिटी कम हो गई है, अब वो इतनी मजबूती नहीं है, वो इस बिल को लाके क्या संदेश देना चाहती है? ये चुनाव वाली बात शुरू में ही कही गई और अखिलेश जी ने उसको बताया। तो आज एक चीज़ देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी, जब लोकसभा में इस पर डिबेट चल रही थी तो सवाल था कि नीतीश कुमार की पार्टी क्या करेगी। जी, नीतीश कुमार की पार्टी के ललन सिंह ने उन्होंने जितने दमदार तरीके से सरकार का पक्ष लिया, उतना तो किरण रिजिजू ने भी नहीं। सही बात है। दूसरी तरफ जो हिंदुत्व की दुहाई देने वाली शिवसेना थी, उद्धव ठाकरे वाली,
वो आज दूसरे खेमे में है। तो एक पुराना गीत याद आता है कि वक्त ने किया क्या हंसी सितम, उसको बदल दें तो ये कह सकते हैं कि वक्फ ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। तो राजनीति आज इस मोड़ पे है। ये तो एक हल्की फुल्की बात हो गई। गंभीर बात यह है कि इस तरह के मुद्दे जब भी उठते हैं वो तनाव पैदा करते हैं। इसलिए करते हैं कि आपने एक धर्म को तो छेड़ा, लेकिन आप दूसरे धर्मों को नहीं छेड़ते हैं। अगर ये सवाल ये होता है कि हर धर्म में जो विकृतियां हैं, जो धार्मिक संस्थान हैं, उनमें विकृतियां हैं या विकृतियां नहीं हैं, उनको और आप सुधार करना चाहते हैं, तब तो उतना विवाद नहीं होता कि देखो हम सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं कर रहे हैं, हम हिंदुओं का भी कर रहे हैं, सिखों का भी कर रहे हैं। लेकिन एक धर्म विशेष के धार्मिक संस्थान को लेकर के अगर आप कोई भी बदलाव, आप सकारात्मक बदलाव भी करेंगे और दूसरे में नहीं करेंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेंगे जी। इसीलिए ये प्रश्न चिन्ह लग रहा है। आखिरी सवाल आपसे करते हुए फिर आखिरी ख़त्म करेंगे क्योंकि इलेक्शन भी आने वाला उसी से रिलेटेड। सर, जैसा आप पहले बात हो रही थी हमारी कार्यक्रम शुरू होने से पहले कि जेपीसी को भेजा गया, पहली बार देखा गया कि 10 सालों में सरकार किसी एक मुद्दे पे जेपीसी भेजने के लिए सहमत हुई है। आखिर ऐसा क्या है कि इसको जेपीसी को भेजने के लिए सहमत हुई है? ये 3-4 बातें हैं जेपीसी को लेकर। पहली बात तो ये कि सरकार ये कम से कम मैसेज देना चाहती है कि वो इस पर कंसेंसस बनाना चाह रही है, सबको साथ लेना चाह रही है। हालांकि जिस तरह के तेवर आज कांग्रेस समेत बाकी विपक्षी दलों के दिखे हैं, मुझे लगता नहीं कि कोई कंसेंसस बन पाएगी। लेकिन फिर भी जेपीसी आप जानते हैं क्या है, जेपीसी एक मिनी पार्लियामेंट जी, उसमें सभी दलों के दोनों सदनों के सांसद होते हैं। और बड़ी बात ये होती है कि जेपीसी में अमूमन जो संशोधन सुझाए जाते हैं जी, सरकार खूब उनको मान लेती है। तो इसलिए अगर जेपीसी में कोई बिल जाता है तो ये कोशिश होती है कि एक कंसेंसस बन पाए और उसमें 2 बातें आपकी सुनी जाए, 2 बातें आपकी ना सुनी जाए, आगे पीछे हटने का उसमें स्कोप रहता है और ठंडे दिमाग से बैठ करके चर्चा होकर बन जाती है। और जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है, जरूरी की शीतकालीन सत्र में आना है, लेकिन इस बीच में चूंकि 3 राज्यों के चुनाव है तो मुद्दा भी जिंदा रहेगा, चर्चा भी होती रहेगी। जेपीसी में आज ये हुआ खबरें आती रहेंगी तो ये मुद्दा तो गर्म रहेगा ही। दूसरी बात ये कि जो सरकार अभी है मोदी 3.0, ये एनडीए 3.0 है एग्जैक्टली। ये बीजेपी की 240 सांसद वाली सरकार है जिसमें कि टीडीपी और जेडीयू महत्वपूर्ण है। आपने सही कहा कि जेडीयू ने आज बहुत पुरजोर तरीके से, उन्होंने कहा कि 1000 जब सिखों को मारा गया था तब कांग्रेस पार्टी कहाँ थी, काफी बात तमाम सब। लेकिन टीडीपी ने क्या कहा, टीडीपी ने कहा कि हम समर्थन तो करते हैं लेकिन बेहतर होगा कि आप इसको संसदीय समिति को, एलजीपी का भी रुख है, एलजीपी ने भी यही कहा कि इसको पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया जाए। 2 दिन पहले हमने रिपोर्ट किया था कि ये बिल पार्लियामेंट्री कमेटी को जाएगा, क्योंकि सरकार चाहती है कि थोड़ा ठंडे दिमाग से इस पे काम हो। जो मैसेज देना वो दे दिया कि सरकार गंभीर है। आप खुद कह रहे हैं कि ये सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि ये सबसे अच्छा बिल है, लेकिन जेपीसी होती है। जेपीसी का इतिहास अगर आप देखें तो बोफोर्स को लेकर जेपीसी बनी, इसके बाद हर्षद मेहता कांड को लेकर बनी। इस सरकार की अगर हम बात करें तो 2-3 बिल हैं जो जेपीसी के पास गए हैं। लैंड एक्विजिशन बिल 2015 में 15 इसके बाद डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो भी जेपीसी के पास गया है। तो ये तीसरा चौथा बिल है जो कि जेपीसी के पास भेजा जा रहा है। हालांकि लोकसभा में सरकार का बहुमत है, राज्यसभा में 3 सितंबर को 12 सीटों का चुनाव होना है, उसमें से 12 में से कम 11 सीटें बीजेपी सहयोगी दल जीतेंगे। तो वो मिला करके, मनोनीत को मिला करके, निर्दलीय को मिला करके 3 सितंबर के बाद राज्यसभा में भी एनडीए का बहुमत हो जाएगा, हो जाएगा। तो वहाँ पर राज्यसभा में भी उनको टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत जो आई है आज देखने को मिली, वाईएसआर कांग्रेस जो कि पिछले 10 साल में इस तरह के हर विवादास्पद बिल पर सरकार का साथ समर्थन, चाहे वो 3 तलाक का हो, चाहे 370 का हो, उसने आज खुलकर विरोध किया है। राज्यसभा में से 11 सांसद हैं। Exactly. तो ऐसे में सरकार चाहेगी कि सबको साथ रखें और अगर आगे पीछे कुछ सुधार करना भी तो कर सके। मुझे लगता है यही कारण रहा है कि जेपीसी में इसको भेजा गया है। विचित सर, इसमें सवाल जैसे सर ने कहा कि जेपीसी को भेजा गया, जो नरम रुख है ना तीसरी सरकार का जो 3.0 का, वो हमें इस बिल के जरिए देखने को मिल रहा है। वो एक धमक वो थी जो पहले की नहीं, सुनना नहीं है सीधे बिल। हमने देखा कि पिछले कई सत्रों में बिना बहस हुए भी कई बिल पास हो चुके हैं और कितनी ऐसी मांगों को लेकर मांग हुई थी कि जेपीसी में भेजा जाए, लेकिन वो बिल भेजे नहीं गए। लेकिन इस बिल को भेजा जाना, इसका क्या संदेश जाता है? देखिए, ये आंशिक रूप से सही है कि सरकार की धमक कम हुई है। मैं ये मानता हूँ अभी कि पिछले 1995 के बाद से ये सरकार, मोदी की ही सरकार सबसे मजबूत सरकार रही है, क्योंकि उसके बाद से किसी भी सरकार को 240 सीटें नहीं मिली। हाँ। तो इसलिए ये सरकार कमजोर है। कमजोर हमें इसलिए लगती है कि 303 से 240 पर आ गई है। Exactly. अन्यथा मनमोहन सिंह की सरकार चूंकि 145 से बढ़कर 206 सीटों पर कांग्रेस पहुंची थी 2009 में, तो वो मजबूत दिखती थी, क्योंकि वो
कम से बढ़कर ज़्यादा हुई थी। 60 सीटें ऊपर बढ़ी थी, ये 60 सीट कम नीचे आ गए हैं। तो इसलिए लग रही, तुलनात्मक रूप से आप कह सकते हैं कि ये स्टेट का आंकड़े का मामला हो सकता है, लेकिन सरकार इसलिए कमजोर, बल्कि आपके सवाल का उत्तर इसी में मिल जाता है कि सरकार ने आज ये साबित कर दिया, बीजेपी ने, कि मोदी सरकार को उसके सहयोगियों का समर्थन पूरी तरह से है, खासकर जिस तरह से जेडीयू ने दिखाया कि एकदम वो कंसोलिडेट हैं, वो बीजेपी के साथ हर मुद्दे पर जुड़े हैं। टीडीपी और चिराग पासवान की पार्टी ने विरोध नहीं किया, उन्होंने सिर्फ कुछ सवाल उठाए और सरकार ने बहुत स्मार्टली उनको भी खुश कर दिया और विपक्ष के सामने ये दिखाने की कोशिश कर दी कि देखो हम बड़े सर्वसमावेशी हैं और सबको ले दे करके और मिला जुला कर चलने वाला भाव रखते हैं। चलेगी नहीं सरकार, चलेगी तो अपने मन से, लेकिन उसने एक भाव जरूर रख दिया। दूसरी बात हुई। तीसरी बात, एक महत्वपूर्ण चीज ये है, ये सिर्फ वक्फ बोर्ड का नहीं है, ये सारे धार्मिक संस्थानों के बारे में होना चाहिए इस देश में। जब हम सेकुलर स्टेट होते हैं तो इसमें ये होना चाहिए कि जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो अपने धर्म के गरीबों के हित के लिए काम करने की दुहाई देते हैं, फिर भी गरीबी बढ़ती जाती है, गरीबों की स्थिति वहीं रहती है। तो उनके पैसों का ऑडिट क्या होता है, उस पर श्वेत पत्र आना चाहिए। ये एक, हमें लगता है कि एक ज़्यादा महत्वपूर्ण इशू है। मैं इसी में सोचता, हाँ मैं इसी में सोच रहा था, सॉरी माफ़ करिएगा, सर ने जो कहा, मैं सोचता था सर कि सरकार होती, सरकार वेलफेयर स्कीम चलाती, कंपनियां सीएसआर का लाखों करोड़ों का फंड गरीबों पर खर्च करती हैं, फिर जिला लेवल से लेकर जो अलग अलग बॉडीज़ हैं वो खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे गरीबों का उत्थान नहीं हो पा रहा है। फिर भी सरकार को 10 साल लग जाते हैं, सरकार की स्कीम्स के जरिए फिर हम पुअर जो कैटेगरी के लोग उनको उठाते हैं। तो ये सच में ऑडिट की ज़रूरत है। आप कहते हैं जी बिल्कुल, मैं ये कहता कि मैं विचित्र जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। जैसे इन्होंने कहा कि उस पर एक श्वेत पत्र आना चाहिए, तो मैं उसी पे कह रहा हूँ कि देखिए ये जो वक्फ बोर्ड बना ना, जो जैसे जो 18,60,000 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, तो देखिए ज़्यादातर राज्यों में क्या है ना, वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं वो एक पॉलिटिकल पोस्ट हो गई, एक पॉलिटिकल एडजस्टमेंट का एक जरिया हो गया है। क्या होता है कि जिसको विधानसभा का टिकट नहीं मिल पाया या जो मंत्री बनने से रह गया, तो आप देखिए उसको वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जाता है, और उसके अंदर कुछ मेंबर्स बनते हैं उस चेयरमैन के अंडर में, तो वो भी ज़्यादातर पॉलिटिकल लोग होते हैं। जी। तो उसमें क्या होता है कि जैसे देखिए वक्फ बोर्ड का जो गठन हुआ था, उसका गठन इसलिए हुआ था तमाम राज्यों में कि वो जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी देखभाल करें, उनकी मरम्मत करें और उनको जहाँ जहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको लें। लेकिन क्या है कि आप बहुत से राज्यों में ये शिकायत आई कि जैसे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसका अध्यक्ष बना उसने दुरुपयोग किया, कब्जा कर लिया है, अपने रिश्तेदारों को दुकानें अलॉट कर दी। जहाँ किराया ज़्यादा होना चाहिए, जैसे सपोज़ किया किसी दुकान का किराया महंगी जगहों पे है 50,000 1 लाख किराया होना चाहिए, उसने अपने रिश्तेदार को 10,000 में दे दिया। तो ये जो लूट हुई वक्फ बोर्ड में, तो ये पूरी तरीके से जो वक्फ बोर्ड रहा वो विफल रहा। देखिए सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी एक बना है जिसमें तमाम मेंबर होते हैं, और ख़ास बात ये है कि सरकार इनको नॉमिनेट करती है, और तमाम राज्यों में जो वक्फ बोर्ड होते हैं उनको राज्य सरकारें बनाती हैं और उनको राजमंत्री का बाकायदा दर्जा मिलता है, उनका दफ्तर होता है, गाड़ी होती है, उनके मेंबर्स होते हैं। लेकिन जो मूल काम था कि वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पे विवाद रोकना, उसको अतिक्रमण मुक्त करना, उसकी देखभाल करना, ये वक्फ बोर्ड उसको करने में विफल रहा है। तो सरकार को उस दिशा में ज़रूर काम करना चाहिए, ऐसा मतलब। और उम्मीद करते हैं शायद यही सब को प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हुए सरकार ये बिल ला रही है, जिस पे आम सहमति के लिए जेपीसी को बिल भेजा गया। तो आज की चर्चा में बस इतना ही, कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।